हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अपना क्वेश्चन आज का है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, कैसे चलता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के क्या क्या पार्ट हैं, फाइनेंशियल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्विसेज। तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं पहले इंडिया का कैसा है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया का। इट रेफर्स टू द शेप, कंपोनेंट एंड द ऑर्डर इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो कैसा बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, किस ऑर्डर में चीज़ें चलती है, वो सब हमें ब्रॉडली देखनी है। तो एक होता है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम और एक होता है इनफॉर्मल। एक होता है फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में कौन कौन सा आएंगे, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई अपनी, आरबीआई, सेबी, और ये रेगुलेटरी बॉडीज हो गई अपनी। तो ये सब किस में आएंगे, फाइनेंशियल सिस्टम में। और इनफॉर्मल सिस्टम में कौन कौन सा आएंगे, जो इंडिविजुअल मनी लैंडर्स हैं, जो लोग एक दूसरे को पैसा लैंड करते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो गए, ये फंड हो सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म्स हो सकती हैं, ये लोकल ब्रोकर्स हो सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट चिट फंड हो सकते हैं। ये मतलब बहुत सारे तरीके के लोग हो सकते हैं, इंडिविजुअल जो इनफॉर्मल तरीके से क्या करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं। तो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कौन से होते हैं, दे आर द पार्टिसिपेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो डील करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर। ये कलेक्ट करते हैं मनी को, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को, हर एक जगह से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उनको क्या करते हैं, बदले में लैंड करते हैं। और अगर जब जरूरत पड़ती है, जब उनको वापस पैसा भी देते हैं। तो कोई भी हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल इंसान हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई ट्रेड एंड इंडस्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दे बाय एंड सेल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, दे जनरेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज वेल। ये लोग क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। और ये डील करते हैं किसमें, असेट्स में डील करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, ग्रांट करते हैं लोन्स। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट act as mobilizers of the savings and the preferred of the credit finance। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो होते हैं जो सेविंग्स मोबिलाइज करने का काम करते हैं और क्रेडिट को फाइनेंस करने का काम करते हैं। और जितने भी सेवर्स होते हैं, जिनके पास भी सेविंग पड़ी होती है फालतू की, उन सब चीज़ों को मोबिलाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और जिन लोगों को क्रेडिट चाहिए होता है उन लोगों को क्रेडिट देने का भी काम करते हैं। किन किन चीज़ों में डील करते हैं, फाइनेंशियल असेट एज डिपॉजिट, लोन, सिक्योरिटीज एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ों में ये लोग डील करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लासीफाई कैसे कैसे करते हैं, रेगुलेटरी एंड प्रमोशनल इंस्टीट्यूट, बैंकिंग इंस्टीट्यूट एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो रेगुलेटरी होता है, प्रमोशनल भी हो सकता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो रेगुलेटरी एंड प्रमोशनल इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, इसमें यही बोल रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑल ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो आगे बोल रहा है ये द कंपनी लॉ बोर्ड, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, इतने सारे डिपार्टमेंट के नाम लिख रखे हैं। ये सब चीज़ें किस में आती है, इन चीज़ों में आती हैं। ठीक है। तो फिर ये बोल रहा है कि टू मेजर रेगुलेटरी एंड प्रमोशनल इंस्टीट्यूट्स है अपने यहाँ पे, एक तो है आरबीआई और एक है सेबी। राइट। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई सेबी एडमिनिस्टर करती है, लेजिस्लेट करती है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, सुपरवाइजिंग का काम करती है, मॉनिटर, कंट्रोल, डिसिप्लिन, ये सारे काम के फाइनेंशियल सिस्टम के कौन करता है, आरबीआई एंड सेबी। तो आरबीआई एक एपेक्स, मतलब बहुत बड़ी बॉडी है, एपेक्स बॉडी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके एक रेगुलेटरी बॉडी है, कौन, आरबीआई। जितने भी कंट्रोल है वो सब कौन रखेगा, आरबीआई रखेगा या फिर सेबी रखेगा। तो बोथ आरबीआई और सेबी क्या है, उनकी सेवरल रूल्स एंड पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस जो कि फॉलो करनी पड़ती है और जो कि टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती हैं। ठीक है। तो सेकंड है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या करता है, मोबिलाइजिंग सेविंग्स, मतलब कि लोगों की सेविंग्स को मोबिलाइज करने का काम करता है। एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे स्मूथ एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज होता है। दे एक्सटेंड द क्रेडिट बाय लेंडिंग मनी। वो क्या करते हैं कि मनी लैंड करने के लिए क्रेडिट देने का काम करते हैं। दे नॉट ओनली सप्लाई क्रेडिट बट ऑल्सो क्रिएट क्रेडिट। ना केवल क्रेडिट सप्लाई करते हैं बल्कि क्रेडिट क्रिएट करने का भी काम करते हैं। देर आर 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। दे आर कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है और डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो मोबिलाइज एंड रिसोर्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली। तो नॉन बैंकिंग में तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी आप
मोबिलाइज कर सकते हो, जैसे कि LIC हो गई, GIG, UTI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोविडेंट फंड एंड सो ऑन, वेरी 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 लार्ज कैटेगरी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFCs तो बहुत ज़्यादा है। NBFCs क्या करती हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट कंपनीज में कैन बी कैटेगराइज एज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट में हो सकती है, हाउसिंग में हो सकती है, लीजिंग में हो सकती है, हायरिंग में हो सकती है। स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, एग्जिम बैंक्स जैसे कि इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के अलग हो सकते हैं, स्टेट लेवल के अलग हो सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारा ब्रॉडली कैटेगराइज है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट्स आर द another part of the components of the financial system। क्या होते हैं ये एक स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करते हैं। ये वाइब्रेंट होते हैं, किससे? एफिशिएंसी में, एफिशिएंटली काम करते हैं ये लोग। इट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। आप अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट करें, फाइनेंशियल मार्केट ये काम करती है। इकोनॉमी की बैकबोन है फाइनेंशियल मार्केट। इकोनॉमी की बैकबोन कौन है? फाइनेंशियल मार्केट। जितना भी ग्रोथ है मार्केट में वो सब डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल मार्केट कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जितनी भी होती हैं वो फाइनेंशियल मार्केट्स में ऑपरेट होती हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज भी फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट हो गए, सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज। और दे आर अरेंज टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज फॉर द बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग और एंड सेलिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। मॉनेटरी क्लेम्स जो ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में उसका ध्यान रखने का काम करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट wherever financial transactions take place। जहाँ जहाँ financial transaction होंगे वहाँ वहाँ financial market आएगा। Financial transactions include issue of the equity stock by the company, purchase of the bond in the secondary market, and deposit of the money in the bank, transfer of the funds। और ये सब चीज़ें किसके इंक्लूड करते हैं? ये जितनी भी चीज़ें लिखती है, परचेज करना, डिपॉजिट कराना, ट्रांसफर करना, ये सब चीज़ें किसका पार्ट है? फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स आर कॉर्पोरेशंस जहाँ पे इंडिविजुअल या फिर गवर्नमेंट कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर ब्रोकर से या फिर डीलर के थ्रू। ठीक है, आप कैसे भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? कैपिटल मार्केट के फाइनेंशियल मार्केट के सबसे पहला होता है क्रिएशन एंड एलोकेशन ऑफ द क्रेडिट एंड ऑफ क्रेडिट एंड लिक्विडिटी। मतलब कि आपको क्रेडिट और लिक्विडिटी को क्रिएट करने का काम होता है फाइनेंशियल मार्केट का। लोगों से सेविंग लेना और जिनको लैंड करना है उनको पैसा देना। मोबिलाइजिंग सेविंग्स, वही बात आ गई। ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इनका बहुत बड़ा हाथ है इकोनॉमिक की ग्रोथ में। फाइनेंशियल कन्वीनियंस कि सबको सब तरफ से लोग कन्वीनियंट हो, कहीं भी कुछ इनकन्वीनियंस पैदा ना हो। इंफॉर्मेशन एंड द फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन एट द लो कॉस्ट पे ट्रांजेक्शन करना, और टू केटर द वेरियस क्रेडिट नीड्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत सारी नीड्स को भी ध्यान में रखना। अब क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करते हैं फाइनेंशियल मार्केट? सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द फाइनेंशियल क्लेम। फाइनेंशियल क्लेम के दो पार्ट हैं, डेप्ट एंड इक्विटी। डेप्ट जहाँ पे फिक्स क्लेम होते हैं, जहाँ और इक्विटी जहाँ पे रेजिडुअल। डेप्ट के डिबेंचर्स के ऊपर आप फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर्स पे आप रेजिडुअल बचा हुआ प्रॉफिट आप देते हैं। मैच्योरिटी क्लेम्स, मैच्योरिटी ऑफ क्लेम्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ क्लेम। अब मैच्योरिटी पे अगर आपको इनटू मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, दो में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिवाइड कर दिया ऑन बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज ट्रेड होती है। यहाँ पे सारे लिक्विड सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं 1 साल या फिर 1 साल से कम के लिए ये लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गया, कॉल मनी, कमर्शियल बैंक, ये सब लोग किस में आते हैं? ये सब चीज़ें टाइप क्या है, सोर्सेज ऑफ मनी मार्केट में डील करने की इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बेसिकली। तो ये इन दिस मार्केट द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म मनी के लिए ही होता है और पेबल ऑन डिमांड होता है। तो आप इजीली लिक्विडेट कर सकते हो अपने पैसे को। तो मनी मार्केट तो हो गया, और दूसरा है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या आएगा? जो लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक शेयर्स में कर रहे हो, आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर रहे हो, या तो वो सब किस्म का पार्ट है लॉन्ग टर्म का, जहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट एंड स्टॉक आप ले रहे हो। 1 साल से ज़्यादा के लिए आप पैसा कहीं लगा रहे हो किसी भी प्रोडक्टिव कैपिटल रेजिंग के लिए। ठीक है, कैपिटल रेज करने के लिए, तो वो होता है कैपिटल मार्केट। अब है थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ द सीजनिंग ऑफ क्लेम। सीजनिंग ऑफ क्लेम में आता है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वहाँ वो होता है जहाँ पे नई सिक्योरिटीज इशू होती है, यहाँ पे नई सिक्योरिटीज इशू होती हैं। इन अदर वर्ड्स द मार्केट्स आर ऑल्सो सिक्योरिटीज डायरेक्टली बाय द कंपनी। डायरेक्टली बाय द कंपनी भी हो सकता है, नहीं तो फिर एजेंट और ब्रोकर के थ्रू भी हो सकता है। मोटिव क्या होता है कि जो सेविंग है लोगों की उसको चैनलाइज करना, मोबिलाइज करना। ठीक है, यहाँ पे फ्रेश कैपिटल इशू करने के लिए
काम में आता है प्राइमरी मार्केट, जहाँ जैसे कि IPOs होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। अब यहाँ पर देखते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का पार्ट होता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज पहले से ही जो सिक्योरिटीज ट्रेडेड होती है उनका ट्रेडिंग करना होता है सेकेंडरी मार्केट। जो भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी और जो पहले से ही ट्रेड हो रही हैं और जो प्रीव्यू हो चुकी हैं गवर्नमेंट और सेबी के द्वारा, उन्हीं का ही हम ट्रेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट। अब स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, नाम से पता लग रहा है ऑर्गेनाइज जो वेल एस्टैब्लिश होती है, जो सिस्टमैटिक होती है, ऑर्डरली होती है, और अनऑर्गेनाइज मतलब कि जो टेकन प्लेस आउटसाइड द मार्केट, कहीं बाहर अनसिस्टमैटिकली अनऑर्डरली अरेंजमेंट में जो चीज़ हो रही है। फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ द डिलीवरी। अब टाइम ऑफ द डिलीवरी में या तो कैश डिलीवरी होगी या फिर फ्यूचर डिलीवरी होगी, या तो ऑन स्पॉट पेमेंट हो जाएगा। कैश डिलीवरी मतलब ऑन स्पॉट पेमेंट, मतलब कि बाइंग और सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज ऑन कैश, मतलब हैंड टू हैंड इमीडिएटली परचेज और सेल के बाद में कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा और सेटलमेंट हो जाएगा। या फिर फ्यूचर मार्केट मतलब कि डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन होगा कि आपने बाय और सेल तो कर ली सिक्योरिटीज, लेकिन आप किसी फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट पे उसका पेमेंट करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में या तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होगा या डेरिवेटिव मार्केट होगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होगा, जहां पर करेंसी ट्रेड होती है दूसरी कंट्री में। करेंसी कहाँ ट्रेड होती है, दूसरी कंट्री में, और ऐसा मार्केट जहाँ पे परचेज और सेल फॉरेन कंट्रीज में किया जाता है। और डेरिवेटिव मार्केट वो होता है जो मॉडर्न मार्केट होता है, जो जैसे हेजिंग रिस्क होता है, जहाँ पे जो कि बोलते हैं अपन कि एकदम जो बदनाम मार्केट है होता है डेरिवेटिव मार्केट, जहाँ पे इंडिविजुअल और फर्म्स क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं रिस्क, घपले घोटाले और ये सारे होते हैं, जहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ लोग टैक्स नहीं भरते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ होती है, होते हैं डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, मार्केट फॉर डेरिवेटिव, इट इज़ अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव, जैसे कि फ्यूचर हो गए, फॉरवर्ड्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, स्वैप्स हो गए, ये इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप्स और ये ऑप्शन वगैरह। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, अब आते हैं थर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे। दो हमने पढ़ ली, फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ लिया हमने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ लिया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, जो कि होता है सिक्योरिटीज़। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे कि फाइनेंशियल असेट हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गए, क्लेम हो गए, इनको बोलते हैं फाइनेंशियल, जो कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हमारे मार्केट में होती हैं, वो फाइनेंशियल असेट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ होती हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल असेट्स रिप्रेजेंट द क्लेम फॉर द पेमेंट ऑफ द सम ऑफ द मनी इन फ्यूचर। फाइनेंशियल असेट ऐसे हैं जहाँ पे हमको पैसा मिलने वाला है इन फ्यूचर में, कोई ना कोई हमें पे करेगा उसके बदले में डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड पे करने वाला है। और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ क्या होता है कि आर काउंटर पार्ट, मतलब उल्टे है फाइनेंशियल असेट से, जो रिप्रेजेंट करता है कि हमें किसी को फ्यूचर की डेट पे कोई इनकम से रिलेटेड कोई चीज़ पे करनी है, मतलब हमें पे ऑफ करना है। तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज अराइज अ बेसिक पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब ये असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। इन अदर्स नॉन ट्रेडेबल एंड ट्रांसफरेबल, कुछ ट्रांसफरेबल होती है, कुछ नॉन ट्रांसफरेबल होती है। अब हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल असेट को डिपॉजिट्स कराते हैं बैंक के पास, कंपनी के पास, पोस्ट ऑफिस में, इंश्योरेंस में, NSCs। हम बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो जो सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ लाइक इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स आर ट्रेडेबल, ये सब ट्रेडिंग वाली होती हैं। और कुछ होती हैं और हेंस दे आर ट्रांसफरेबल, जो ट्रेड हो सकती है वो ट्रांसफरेबल हो सकती है, जो ट्रेड नहीं हो सकती जैसे FD फिक्स डिपॉजिट बैंक में वो नहीं हो सकती है ट्रेड, तो वो फिक्स होती है, नॉन ट्रांसफरेबल होती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बी द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट और द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कोई से भी हो सकते हैं, और हाइब्रिड, दोनों का मिला जुला भी हो सकता है। Financial instruments that are used for raising the capital through the capital market are known as capital market instruments। ठीक है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, वारंट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ये सब किसका पार्ट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट है। द सिक्योरिटीज है मेच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा का होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज फॉर रेजिंग एंड सप्लाइंग मनी इन द शॉर्ट पीरियड नॉट एक्सीडिंग द 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के नहीं होता। मनी मार्केट वो होता है, मनी मार्केट शॉर्ट टाइम के लिए होता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा, उसको बोलेंगे मनी मार्केट। जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, शॉर्ट मनी, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ये सब इसमें आते हैं। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, जहाँ पे बोथ, जिसके अंदर बोथ फीचर हो, किसके, मनी मार्केट के भी, कैपिटल मार्केट के भी, जो कि कन्वर्टेबल भी हो, ऐसे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जो कि कन्वर्टेबल लॉन्ग टर्म में होते हैं, तो वो हाइब्रिड्स होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज कैश इंस्ट्रूमेंट्स एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। दो तरीके से होते हैं, कैश और डेरिवेटिव।
कैश इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली कैश में पे होते हैं, और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो वो होते हैं जिसमें की जो वैल्यू होती है वो कोई अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कराने के लिए होती है, कि जैसे आप अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा लीजिए, लाइक दैट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड इनटू द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब फाइनेंशियल को भी दो में कर दिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, जो डायरेक्टली आप किसको कर रहे हो, अल्टीमेट इन्वेस्टर को पे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल शेयर डिवेंचर डायरेक्टली इश्यूड टू द पब्लिक। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी इंटरमीडिएटरी को आप पे कर रहे हैं, आप अल्टीमेट फिर वो अल्टीमेट सेवर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूटीआई म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में ना लगा के यूटीआई और म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी पैसा अपना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, पहला है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी है ऑब्वियसली आप इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं अपना पैसा कैश में। दूसरा मार्केटेबिलिटी, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो रेडी मार्केट है, आप आराम से ट्रेड कीजिए, मार्केटिंग कीजिए। कोलेटरल वैल्यू होती है उसकी, क्योंकि उसके बदले में कोई ना कोई कोलेटरल वैल्यू होती है, प्लेज की जाती है। ट्रांसफरेबिलिटी, वन पर्सन से दूसरे पर्सन से ट्रांसफर्ड होती है ये। मेच्योरिटी पीरियड शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग कॉस्ट। जो बाइंग और सेलिंग कॉस्ट होती है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, और वो बहुत कम होती है, क्योंकि बाइंग और सेलिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। रिस्क जो होता है इंस्ट्रूमेंट का, जो वो होता है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैरी करता है, वो होता है उसका रिस्क। क्योंकि जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, पर्टिकुलरली नाम नहीं लूंगी मैं कि किसमें ज़्यादा और किसमें कम होता है, बट जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा उस अकॉर्डिंग रिस्क कैरी करेगा वो, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होगा कि फ्यूचर में आप ट्रेड करोगे ताकि आप रिस्क को कम कर सकें और फ्लक्चुएशंस को कम कर सकें, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस को भी हम कम कर सकें। अब लास्ट वन इज योर फाइनेंशियल सर्विसेज। अब हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिया, अब लास्ट वन इज योर फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, इट इज अ सोफिस्टिकेटेड एंड मैच्योर्ड फाइनेंशियल सिस्टम इन द कंट्री एंड आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 90s के बाद में इमरजेंस हुआ किसका, नए नए सेक्टर्स का, बहुत सारे, उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर थे ऐसे जो कि आके खड़े हुए। द ऑब्जेक्टिव क्या था उनका, टू इंटरमीडिएट एंड फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के इंटरमीडिएट एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करना, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी प्रोवोक करना। तो उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर्स को क्या करा, एक सिस्टमेटिक तरीके से बांधा। जो लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के को यूज़ करके वो लोग क्या करेंगे, मार्केट में सर्वाइव करेंगे। जो उनकी सर्विसेज होगी वो कनेक्टेड किससे होगी, सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली सबका मोटिव क्या है, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी है, लीज फाइनेंसिंग हो गया, हायर परचेज हो गया, इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गया, मर्चेंट बैंकिंग हो गया, फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, ये सारे किस में आएंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज है ये, जिसमें आप फ्यूचर में पैसा पे कर सकते हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब हमने चारों चीज़ें देख ली, अब देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। देयर वॉज नो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम। बहुत पहले 90s में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम नहीं था, उस टाइम इतना हमारे पास लोगों की सेविंग पे एक्सेस हम नहीं कर पाते थे, और प्राइवेट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो बिल्कुल भी ज़्यादा रोल नहीं प्ले, मतलब प्राइवेट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही जो ऐसे थे जो लिक्विडिटी पे जिनका ध्यान था, क्योंकि जो कियोस और कंफ्यूजन होता था पहले बहुत बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लोग अनएजुकेटेड थे और कोई सिस्टम बना हुआ नहीं था जो रेगुलेट करे। तो गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड द मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। तो 1951 में क्या हुआ कि तो एक ब्रॉड इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव सेट किए गए, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए नए नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल दोनों पर्पज़ के लिए, सब जगह के लिए। प्रोग्रेसिवली स्टार्टेड एंड नेशनलाइजिंग, कुछ बैंक को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया, जहाँ से लोग एजुकेट हो सकें, जहाँ पे लोगों की सेविंग्स मोबिलाइज हो सके। नेशनलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नेशनलाइज करना शुरू करा। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसने क्या करा, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है 1935 में नेशनलाइज करा, और 1935 में सेटअप किया और नेशनलाइज करा 1949 में, एंड इट इज़ फॉलोड बाय द नेशनलाइजेशन ऑफ इम्पेरिकल बैंक। सबसे पहले हुआ इम्पीरियल बैंक, सबसे पहले इम्पीरियल बैंक नेशनलाइज हुआ। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइजेशन ऑफ 245 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया 1956 में। वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था इंडिया के लिए, और 1 सितंबर 1956 को बाकी और भी इंडस्ट्रीज को करा। अब अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज इन द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स को 1969 में करा।
देन 1980 में 6 मेजर कमर्शियल बैंक्स को करा, ऐसे करके धीरे धीरे बहुत सारे बैंक एंड कॉर्पोरेशन नेशनलाइज होते चले गए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट में सारा पास्ट ईयर फिगर्स है, पास्ट फिगर्स है 90s का जितना भी हम अब पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रोथ बतानी है हमें। The landmark and in the history of the development in Indian financial system is the establishment of the new financial institution। अब क्या है, ग्रोथ कैसे होगी, नए नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप एस्टेब्लिश करोगे तब ग्रोथ होगी आपकी। 1949 में RBI took a detailed study to find out the need for the specialization institution। तो 1949 में डीप स्टडी हुई, उसमें फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक वॉज कब हुआ, 1949 में पहला डेवलपमेंट बैंक आया। कौन सा था, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IFCI बैंक आया था। और 1951 में क्या करा, स्टेट ये एक्ट पास हो गया, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसके तहत ये रेगुलेट होगा। फिर उसके बाद में किसको किया, ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, नॉट ICICI बैंक वाला ICICI, ठीक है, वो सेटअप हुआ 1955 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वर्ल्ड बैंक वगैरह सब इसके पार्ट ऑफ थे, वो एस्टेब्लिश हुआ 1964 में। जो पब्लिक सेक्टर में काम करेगा, गवर्नमेंट का था ये, पब्लिक सेक्टर में लोगों की सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करने के लिए सेटअप हुआ। अब फिर आया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक IDBI, जो आया 1 जुलाई 1964 के अंदर, जो कि पूरा का पूरा सब्सिडरी था किसका, RBI का, सब्सिडरी ऑफ RBI। अब फरवरी 16 में 1976 में फरवरी 16 में क्या हुआ, IDBI वॉज डीलिंक्ड विद RBI। अब 1976 में वो उसने वो सब्सिडरी था, अब वो डीलिंक हो गया और खुद की एक इंडिपेंडेंट ब्रांच ने बना ली है, वो सब्सिडरी नहीं रहा है। और वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है किसके साथ, बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। 1971 में IDBI और LIC ने भी ज्वाइन कर लिया ये चीज़, ऐसे करके पूरा बता रहा है। IRCI बना, जो कन्वर्ट हो गया बाद में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में 1985 में। ये ऐसे टेक्निकल डेटा नहीं, इससे ऊपर वाला जो डेटा था वो लर्न करने का। टेक्निकल डेटा आप कितना याद कर लोगे। नाउ द न्यू नेम ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक IIBI, नया नाम हो गया किसका, IRCI का IIBI नाम हो गया नया। 1982 में एग्जिम बैंक, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जिम बैंक 1982 में बना, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बनाया गया। 2 अप्रैल 1990 में सिडबी बैंक जो है, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक जो है, उसको सेटअप किया गया। वो पूरी की पूरी सब्सिडरी थी IDBI की, और सिडबी ने बाद में क्या करा, टेकन ओवर कर लिया सारे स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को। तो ये पूरा ग्रोथ बता रहे हैं ये पास्ट टाइम का। अब देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में कौन कौन से इंस्टीट्यूट आए, सबसे पहला इंस्टीट्यूट आया एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ARDC 1963 में। उसके बाद उसने क्या करा, बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट्स करे, मेजर प्रोग्राम बनाए, इरिगेशन के, फार्म मैकेनिज्म के, लैंड डेवलपमेंट के, बहुत सारी चीज़ें उसने मैनेज करी। फिर आया नाबार्ड, जो कि आया 1982 में, और वो आज तक चलता आ रहा है। उसने क्या करा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सेविंग्स को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, जो कि सबसे सक्सेसफुल अब तक रहा है नाबार्ड। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस में कौन से इस्टेब्लिश हुए, 1988 में इस्टेब्लिश हुए, ताकि हाउसिंग सेक्टर के अंदर भी काम हो सके, उसको प्रमोट कर सकें। फिर आया स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन SHCIL, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आया 1987 के अंदर, जो कि स्टॉक होल्डिंग का काम करा था। उसने क्या करा, बहुत ताकत दी किसको, स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट को, स्ट्रेंथन किया, क्योंकि उसकी सर्विसेज थी, उसके ऑब्जेक्ट्स थे, वो क्या थे, ट्रांसफर फैसिलिटीज, क्लियरिंग सर्विस, सपोर्ट सर्विसेज को इन्वेस्टर की बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मैनेज करा, तो बहुत फ़ायदा हुआ था। फिर म्यूचुअल फंड्स आए, वेंचर कैपिटल आए, म्यूचुअल फंड्स आए। फिर जो म्यूचुअल फंड मतलब कि सेविंग, पूलिंग द सेविंग, मतलब कि आपकी छोटी सेविंग का को पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करना, मतलब बड़ी सेविंग में चैनलाइज करने का काम म्यूचुअल फंड्स ने करा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। वेंचर कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म रिस्क कैपिटल टू द फाइनेंस हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स लाइक IDBI। तो वेंचर कैपिटल्स भी आए। वेंचर कैपिटल्स बहुत बड़ी सेटअप्स थे, जो ICICI एंड UTI जॉइंटली सेटअप द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया। तो ये वेंचर डाला किसने, ICICI और UTI ने मिलकर बहुत बड़ा 1988 के अंदर, ठीक है। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 कौन सी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अब इसमें क्या बताया है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें बहुत सारे चेंज है, मैसिव चेंजेस आए 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद में। NEP 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ,
उससे क्या हुआ है, बहुत सारे चेंजेस आए। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो वहाँ पर डी लाइसेंसिंग हो गया, लिबरलाइज मतलब डी लाइसेंसिंग हो गया, वहाँ पे आपको फ्रीडम मिल गई, आप कैपिटल मार्केट में आप प्ले कर सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की अनुमति दे दी गई थी। तो 1990 के बाद में गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ ड्यूरेड। 1990s में बहुत ज़्यादा था कंट्रोल, और 1990s के बाद में 1991 में जब ये पॉलिसीज़ बनी उसके बाद में क्या हुआ, बहुत चीज़ें लिबरल हो गई, बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ में चले गए इंडिया। कन्वर्ट अलाउइंग देम टू इशू द, अब बाद में क्या हो गया, उनको अलाउ हो गया कि आप इशू करो इक्विटी शेयर्स पब्लिक के अंदर, बॉन्ड्स को और सब चीज़ों को गवर्नमेंट ने क्या करा, सब तरह से लिबरलाइज कर दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि आप करो आराम से जो आपको करना है पब्लिक के साथ। करो आराम से मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड पॉलिसीज बनाओ। मेरे जो रूल्स एंड पॉलिसीज जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो हमने लिबरल कर दिए हैं। गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द प्राइवेट सेक्टर टू एंटर इनटू द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया किसमें, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में 1991 में, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के बाद में। फॉरेन कंपनीज को क्या करा, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसमें फॉरेन कंपनीज को अलाउ कर दिया कि हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में आप एंटर करो। नॉट ओनली इंश्योरेंस बल्कि बहुत सारी एमएनसीज अब यहाँ पर आ चुकी है अपना बिजनेस लेकर, जो कि बहुत ही अच्छी चल रही है। तो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, और आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट सर्विसेज ये सब चीज़ें बहुत रिपीटेटिव वे में हमने पढ़ी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो लंबा लग रहा है तो उसको 2 पार्ट में देखिए। शुरू के 2 पॉइंट्स आप पहले पढ़िए, उनको समझिए, उनके पॉइंट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, और फिर लास्ट के 2 पॉइंट्स को समझिए और नोट्स बनाइए। तो इस 4 पॉइंट्स इस क्वेश्चन में हमने कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच।